हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ हाई लेवल के एरर डिटेक्शंस। जो लेवल है इस क्वेश्चन का, ये आपके एग्जाम से अगर मैं लेंथ वाइज बात करूं तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि इतने लंबे सवाल एसएससी कभी नहीं पूछती। जो क्वेश्चंस मैं डील करने वाला हूं ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कैट के लेवल का या एसबीआई पीओ के लेवल को टच करेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो ग्रामर के रीजंस मैं इसमें आपको बताने वाला हूं या जो ग्रामर के रूल्स मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं वो 100% आपके लेवल के आपके एग्जाम के लेवल के रिलेवेंट रहने वाला है। ठीक है, मतलब इसके पीछे जो लॉजिक होगा वो आपको एग्जाम में 110% काम आएगा। हो सकता है लेंथ वाइज इतना लंबा सवाल एग्जाम में ना पूछे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दे रहा हूं कि ये एक एडवांस लेवल का वीडियो है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिगिनर है तो आप रिफ्रेन करना। मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि एग्जाम में डायरेक्टली इतने लंबे लंबे सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, देखने का मन है तो देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगा कि जितने सवाल मैंने इसमें लिए हैं, अगर आपके 90% क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आज रात को आइसक्रीम जरूर खा लेना, बिकॉज यू डिजर्व अ ट्रीट। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है अगर आपने इस लेवल के सवाल में 90% करेक्ट कर लिया तो आप इसको एक चैलेंज की तरह देखो। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ वीडियो का पॉज करेंगे, आप अपना आंसर ट्राई करेंगे। कमेंट बॉक्स में एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे जरूर बताएंगे आपने कितने करेक्ट किए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 90% करेक्ट कर लिए इस वीडियो के क्वेश्चंस तो समझ जाना बहुत ही धाकड़ तैयारी है आपकी एग्जाम की। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। लिखा, द गवर्नमेंट्स recent policy aimed at enhancing the agricultural sector by providing subsidies on fertilizers, improved irrigation facilities, and low interest loans have been criticized by several economists who believe it may create dependency and discourage self-sufficiency. लिखा है कि गवर्नमेंट की जो रीसेंट पॉलिसी है जिसका जिसका एम ये था कि वो बेहतर करना चाह रहे थे एग्रीकल्चरल सेक्टर को, क्या प्रोवाइड करके, सब्सिडीज प्रोवाइड करके फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके और लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करके। उसे क्रिटिसाइज किया गया है कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा। कौन से इकोनॉमिस्ट? जिनका ये मानना है कि डिपेंडेंसी जो है वो डिस्करेज करता है सेल्फ सफिशियंसी को। ठीक है, ये क्रिएट कर सकता है डिपेंडेंसी और डिस्करेज कर सकता है सेल्फ सफिशियंसी को। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके इत्मीनान से समझेंगे, आराम से समझेंगे। जहां जहां पे डाउट होगा कमेंट में डालना, मैं रिप्लाई करूंगा जब भी मुझे वक्त मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट्स रीसेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट में आपको अपोस्ट्रोफियस दिख रहा होगा। ठीक है, मेरी थोड़ी जुबान लड़खड़ा रही है, पता नहीं मुझे ठंड लग रही है शायद। तो देखो क्या लिखा है कि गवर्नमेंट्स रीसेंट पॉलिसी। इस बात को मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है कि अपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है कि आप किसी चीज के ऊपर पोजीशन बनाना चाह रहे हो। तो जब भी आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसके आगे हमेशा एक नाउन लगेगा। ये वो रूल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, इसलिए मैं इतना ब्रेक डाउन करके पढ़ाऊंगा। मैं एकदम ब्रेक डाउन करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हर एक रूल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आने वाले वक्त में कोई एग्जाम है तो ये गागर में सागर वाला वीडियो है, सारे रूल्स यहाँ से रिवाइज होंगे, सुनते जाना खाली। तो मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट्स में अपोस्ट्रोफियस है। अपोस्ट्रोफियस का मतलब होता है पोजीशन शो करना है, पोजीशन के लिए एक नाउन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखना पॉलिसी नाउन था, रिसेंट क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सी आप पॉलिसी की बात कर रहे हो? हाल फिलहाल में जो पॉलिसी आई थी आप उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। लिखा है कि एम्ड एट इनहैंसिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर। लिखा है गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसी है ना, जिसका एम ये था कि वो इनहैंस करना चाह रहे थे एग्रीकल्चरल सेक्टर को। तो ये जो एम्ड एट इनहैंसिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसका सेंटेंस में क्या कंटेक्स्ट है, हम क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बात को मैंने पहले भी कई दफा बताया है अपने वीडियोस में कि बहुत बार हम लोग सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब होता है जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे सेंटेंस का यूज करते हो तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। अब देखो यहां पे बोला गया था कि गवर्नमेंट की हाल की पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? तो अब उस पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए हमें एक पूरा पूरा क्लॉज लगाना पड़ रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? वो वाली पॉलिसी जिसका एम ये है, एम्ड एट इनहैंसिंग। अच्छा, एम्ड किसके लिए आया है? इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? पॉलिसी। ठीक है, यहां पे मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक पॉलिसी जिसका एम ये था। यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। आगे लिखा हुआ है एट इनहैंसिंग। क्या आपको याद है? एट एक प्रीपोजिशन है और हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया तो ये हमेशा आईएनजी में होगा और हम इसे जेरेंड के नाम से जानते हैं, बार बार बताया है। तो यहां पे भी कोई एरर नहीं है। एम्ड एट इनहैंसिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग, बाय प्रीपोजिशन, उसके लिए आईएनजी वर्ड वाला वर्ड, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसका जो एम है वो ये है कि वो इनहैंस करे एग्रीकल्चरल सेक्टर को। अब कैसे इनहैंस कर सकते हैं वो आगे बताया गया है कि प्रोवाइड करके इनहैंस कर सकते हैं।
प्रोवाइड करके इनहेंस किया जा सकता है। क्या प्रोवाइड करके? सबसे पहले बोल रहा है सब्सिडीज प्रोवाइड करके, ठीक है, ध्यान देना यहां पे लिखा हुआ था बाय प्रोवाइडिंग। क्या प्रोवाइड करके? सब्सिडीज प्रोवाइड करके, किस पे? फर्टिलाइजर्स पे। और क्या प्रोवाइड करके? इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। अब मैंने खास करके ये वाला वर्ड यहां क्यों लिखा है? इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहां प्रोवाइडिंग लिखा हुआ है तो यहां इंप्रूविंग कर देते हैं, ये आता है दिमाग में, ठीक है। यहां इंप्रूविंग क्यों होगा आप खुद समझो, पहले समझो सेंटेंस में इंप्रूव्ड आया क्यों। क्या लिखा हुआ है? इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या है? नाउन है। इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है? कंपाउंड नाउन है। कि कौन सी फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं? इरिगेशन फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी वाली? इंप्रूव्ड वाली। इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव को आप आईएनजी क्यों करोगे? ये तो इसी का कंटिन्यूएशन है कि क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो एक नंबर में सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे फर्टिलाइजर्स के ऊपर, 2 नंबर में फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे इंप्रूव्ड वाली। इसका मतलब यह है कि ये प्रोवाइडिंग का ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम लोग इसको इंप्रूविंग नहीं करेंगे यहां पे। होपफुली क्लियर हो रहा है। एंड लो इंटरेस्ट लोन्स, 3 नंबर ये हुआ। तो क्या बोला गया कि गवर्नमेंट की जो रिसेंट फैसिलिटी है उसका एम ये है कि वो इनहेंस करेगी एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करके, इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके और लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करके। ठीक है, मैं क्लीन कर रहा हूं, काफी कुछ लिख दिया यहां पे। अब जो बोल रहा हूं उस बात को बहुत प्यार से बहुत ध्यान से समझना। ये एम्ड से लेकर ये लोन्स तक क्या था? ये एम्ड से लेकर ये लोन्स तक तो पूरा पूरा एडजेक्टिव क्लॉज था, जिसका काम ये था कि हम पॉलिसी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दें कि हम कौन से पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी बात तो आप समझ पाए हैं। अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव क्लॉज था तो ये बात बताना कि हमने जिसको शुरुआत में मार्क किया था कि गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसी है, पॉलिसी यहां का सब्जेक्ट था, इसका वर्ब अभी तक आया है क्या? नहीं साहब, वर्ब अभी तक नहीं आया। हमने यहां से लेके यहां तक जो क्लॉज लिखा ये सब बेकार की बात थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सेंटेंस को लंबा करने के लिए लिखा गया था। ये एक एडजेक्टिव क्लॉज था जो पॉलिसी के लिए आया था, और यहां पे हमें कोई एरर नहीं मिला, ये भी हमने पूरा पढ़ा। इसका मतलब सेंटेंस में इसका कुछ काम है क्या? सेंटेंस में कोई काम नहीं है। इसका मतलब हम इस पे एरर कहीं पे नहीं ढूंढ पाए। तो सिंपल सेंटेंस, सीधा सेंटेंस था क्या? सीधा सेंटेंस ये था कि गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसी है, द गवर्नमेंट्स रिसेंट पॉलिसी हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। अब जो मैंने बोला था कि ये सब्जेक्ट है, उसका वर्ब कौन है? उसका वर्ब यहां पे आपको मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। चलो इसको तोड़ लेते हैं एक बार। यहां पे हैव लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये पैसिव वॉइस में है इसलिए पहले बिन लिखा हुआ है। अब ये पैसिव वॉइस में क्यों है? बार बार समझाता हूं, फिर से समझा रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? पॉलिसी। अब ये बताओ कि पॉलिसी किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है या पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? कॉमन सेंस है कि पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाएगा, विच मींस जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर नहीं। एक्शन कौन सा? क्रिटिसिजमेंट का। तो क्रिटिसाइज करने का वो डूअर नहीं है, वो उसका रिसीवर है। पॉलिसी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पॉलिसी को ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो यहां पे हमें इसका फॉर्म B+V3 का रखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पे बिन लगाया है। तो क्या हो गया? बिन क्रिटिसाइज्ड। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां पे हैव लगेगा? फिर से देखते हैं, सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। ये तो किसी काम का नहीं था। सेंटेंस सिंपल क्या बन रहा है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पॉलिसी है। अगर मैं पॉलिसी लिखता हूं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, राइट? यहां लिखा हुआ है हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सिंटेक्स का सिंपल रूल था। क्या यहां पे ये रूल लागू हो रहा है? 100% लागू हो रहा है। क्या हमें एरर मिल चुका है? 100% एरर मिल चुका है। एरर ये है कि यहां पे हैव नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होगा? हैज होगा। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बात समझ में आई है? पर हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है, मैं आपको आंसर तो नहीं बता रहा, मुझे समझाना है। क्या लिखा हुआ है? हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सेवरल इकोनॉमिस्ट। उसे क्रिटिसाइज किया गया है कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अच्छा, अब लिखा हुआ था हु। फिर से ये देखो, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफी बार कवर किया है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज भी एक किस्म का एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसमें हु, विच या दैट जैसे रिलेटिव क्लॉजेस का इस्तेमाल करके आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ था कि इस स्कीम को कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। कौन से इकोनॉमिस्ट? तो यहां से बताया गया भैया कौन से इकोनॉमिस्ट। कौन से? हु बिलीव, जिनका यह मानना है इट मे क्रिएट डिपेंडेंसी एंड डिस्करेज सेल्फ सफिशिएंसी। जो लोगों का यह मानना है कि इससे मतलब किससे? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे डिपेंडेंसी क्रिएट होगी और सेल्फ सफिशिएंसी को डिस्करेज कर देगा ये। ठीक है, अब यहां पे देखो कहां एरर बन सकता था।
हु लिखा हुआ है, हु किसके लिए आता है, इंसानों के लिए आता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के बारे में, अर्थशास्त्रियों के बारे में, ऑब्वियसली ये इंसानी होंगे, इसका मतलब हु बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हु के लिए वर्ब क्या आ रहा है, बिलीव। बिलीव वर्ब का पहला फॉर्म है, ये प्लूरल के लिए आता है। तो देख लो इसका एंटीसीडेंट कौन था, इसका एंटीसीडेंट इकोनॉमिस्ट था जो कि प्लूरल था, तो बिलीव भी होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर बिलीव्स कर देता तो एरर होता। इट प्रोनाउन का नाउन कौन है, मैंने बताया ऑलरेडी, पॉलिसी के लिए इट आ रहा है। अच्छा, मे लिखा हुआ है, मे एक मॉडल है, इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, तो क्या होगा, मे क्रिएट, बिल्कुल सही है। डिपेंडेंसी एंड डिस्करेज, इस डिस्करेज वर्ब का, मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कौन है, मे ही है साहब। मे के बाद एक्चुअली दो मेन वर्ब आया था, एक क्रिएट आया था, एक डिस्करेज आया था, जिसको हमने एंड कंजंक्शन से जोड़ा है। चूंकि ये वाला बेस फॉर्म में है, ये वाला भी बेस फॉर्म में होगा, थियरी ऑफ पैरेललिज्म। दूसरा, मे एक मॉडल है, ये अपने साथ हमेशा बेस फॉर्म लेता है, तो यहां मे क्रिएट है, तो यहां मे डिस्करेज थोड़ी हो जाएगा, डिस्करेज ही होगा। तो हमारा आंसर ये था कि हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज। बाकी मैंने सेंटेंस को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट किया है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई स्टूडेंट जो बिगिनर है इस वीडियो को ना देखे, आप डर जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो एग्जैक्ट कॉपी मार रहे हैं मेरे वीडियोस का, यहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं, अपने चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरा कंटेंट चोरी कर रहे हो। बस मुझे दिक्कत इस बात से है कि एटलीस्ट एक्सप्लेन तो ठीक से करो। आप मेरे क्वेश्चंस उठा के अपने वीडियोस में बता रहे हो और आप ही बताते बताते कंफ्यूज हो जा रहे हो कि कहां पे एरर है। यार, अगर तुम इतने देर तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो कि तुम क्वेश्चंस चोरी कर सकते हो, तो सोल्यूशन भी चोरी करो ना भाई। वीडियोस पूरा तो देखो, देखो तो मैं क्या सोल्यूशन बता रहा हूं। क्वेश्चन तो इतने टफ टफ वाले उठा लोगे, क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, कम से कम सोल्यूशन भी कॉपी कर लो। बच्चे को क्योंकि बच्चे की क्या गलती है, अगर वो तुम्हारे चैनल पर गलती से पहुंच गया तो, और तुम्हें वो ठीक ठाक टीचर मानने लगा, तो वो तुम्हें फॉलो कर रहा है, तो कम से कम सोल्यूशन देखो, देखो तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक से बता दो। वहां पे सोल्यूशन भी गलत बता रहे, एक तो क्वेश्चन चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सोल्यूशन गलत बता रहे हैं। हद लोग है भाई दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है डिस्पाइट द कंपनीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू रिटेन इट्स एम्प्लॉइज बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज, इंप्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड कंडक्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, द अट्रिशन रेट रिमेन्स हाई ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज इन राइवल फॉर्म्स। लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द कंपनीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स, पहले मैं हिंदी बता दे रहा हूं कि लगातार जो कंपनी की कोशिश है टू रिटेन इट्स एम्प्लॉइज, कि उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो उसकी नौकरी छोड़कर ना जाए, उसके साथ ही काम करें, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज, वो अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, जो जो राइवल कंपनीज दे रही हैं, उनके कंपटीशन जो दे रहे हैं उस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं वो। इंप्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके बावजूद जो एट्रिशन रेट, एट्रिशन रेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में कितनी देर तक काम करता है उसको एट्रिशन रेट कहते हैं, और कितना छोड़कर चला जाता है उसको एट्रिशन रेट कहते हैं। तो लिखा द एट्रिशन रेट रिमेन्स हाई, मतलब छोड़ के जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज इन राइवल फर्म्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं दूसरे फर्म्स में। आइए चेक करते कहां है। लिखा हुआ है डिस्पाइट द कंपनीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा, या नाउन फ्रेज होगा, या नाउन क्लॉज होगा, कुछ भी होगा। तो लिखा है डिस्पाइट द कंपनीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स, तो इस डिस्पाइट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, एफर्ट्स होगा, ठीक है। कंपनी का कंटिन्यूअस एडजेक्टिव है, अभी मैंने बताया था अपोस्ट्रोफियस लगा के पोजीशन बनाया गया है। द कंपनीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स, के कंपनी के लगातार एफर्ट्स के बाद कोई एरर नहीं है। क्यों लगाया जा रहा है, पर्पस बता रहा है, टू रिटेन इट्स एम्प्लॉइज। अच्छा, टू के बाद हमेशा V1 लगता है, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो यहाँ पे टू रिटेन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इट्स एम्प्लॉइज, इट्स जो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, ये इट्स कौन से वर्ड के लिए आया, किसके लिए आया, तो भैया ये कंपनी के लिए आया है, राइट। और कंपनी चूंकि निर्जीव चीज है और सिंगुलर है, तो इसके साथ इट्स ही आएगा, यहां कोई एरर नहीं है। लिखा हुआ टू रिटेन इट्स एम्प्लॉइज बाय, बाय एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा अगर वर्ब आया तो जेरेंड लेगा, विच मींस आईएनजी लेगा, क्योंकि वो नाउन का भी फॉर्म होता है। तो लिखा है कि बाय ऑफरिंग, बिल्कुल ठीक है, बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज, बाय कॉमन निकाल लिया गया है, उसी के लिए लिखा गया है इंप्लीमेंटिंग। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो। एक्चुअली सेंटेंस क्या था, डिस्पाइट द कंपनीज कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू रिटेन इट्स एम्प्लॉइज बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज, कॉमा बाय इंप्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ये बाय कॉमन निकाल लिया गया है क्योंकि सब में आया था, तो बाय यहां पे कॉमन निकाल लिया गया है। हम अभी भी उसी फॉर्म पे चल रहे हैं कि बाय एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाला वर्ब जेरेंड होगा। तो देखो यहां पे एक जेरेंड है, सॉरी कहां चला गया मैं, हाँ बाय की बात, सॉरी ऑफरिंग, एक जेरेंड है, कॉम्पिटिटिव सैलरीज, इंप्लीमेंटिंग
एक जेरेंड है, बाय कॉमन निकाला हुआ है, बाय इंप्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड बाय कंडक्टिंग। देखना इसमें तीन तीन जेरेंड आए हैं, बहुत अच्छा सवाल है। तीन तीन जेरेंड आए हैं जिसमें बाय कॉमन था, बाय ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पहला स्टेप ये कंपनी ने उठाया, बाय इंप्लीमेंटिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ये दूसरा स्टेप है, बाय कंडक्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये तीसरा स्टेप है। यहां तक हमें सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं मिला है, सब कुछ ठीक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे। द अट्रिशन रेट सिंगुलर है, ठीक है, चूंकि ये सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। देखना यहां पे रिमेन्स लिखा हुआ है, लिख दे रहा हूं यहां पर रिमेन्स, वर्ब का पांचवा फॉर्म है। वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। रूल था सिंटेक्स का, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो रिमेन्स सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। रेट रिमेन्स हाई ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज इन राइवल फर्म्स, कहीं कोई एरर नहीं है। ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज आया, इन एक प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट फर्म्स है, कहीं कोई एरर नहीं है। मतलब आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा इसमें नो एरर। तगड़ा सवाल, बढ़िया सवाल, कंफ्यूजन है कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोफेसर, यहां पे वीडियो पॉज करके आप ट्राई करेंगे। लिखा है द प्रोफेसर आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द असाइनमेंट्स सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ द सेमेस्टर रिमार्क्ड दैट मेनी ऑफ द सबमिशंस ऑल्दो वेल रिटन एंड थॉरोली रिसर्च्ड फेल्स टू एड्रेस द कोर इश्यूज ऑफ द गिवन टॉपिक्स। बढ़िया सवाल, ये ट्राई करते हैं। लिखा है द प्रोफेसर आफ्टर रिव्यूइंग, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, या तो अगर वर्ब आया तो ये वर्ब जेरेंड के फॉर्म में होगा, राइट। लिखा है आफ्टर रिव्यूइंग, आपको दिख रहा होगा रिव्यू के आगे आईएनजी लगा है, मतलब हमें हमारा जेरेंड मिल गया है। हमारा सब्जेक्ट क्या था, द प्रोफेसर। सो लिखा है द प्रोफेसर आफ्टर रिव्यूइंग व्हाट, ऑल द असाइनमेंट्स, ठीक है, सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को क्वालिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे रेफर करूंगा वापस, क्या बोला था फिर ध्यान से सुनना। बहुत बार हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का क्लॉज लगाते हैं जिसे हम पार्टिसिपल क्लॉज भी कहते हैं। उसका काम यह होता है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां लिखा है द प्रोफेसर आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द असाइनमेंट्स, प्रोफेसर जिन्होंने सारे असाइनमेंट्स को रिव्यू करने के बाद, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा असाइनमेंट, तो आप मुझे बताओगे इस पार्टिसिपल फ्रेज के हेल्प से, इस एडजेक्टिव फ्रेज के हेल्प से, कि जो सबमिट हुआ है, सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, जो सबमिट किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका सेंटेंस में और कोई काम नहीं है। क्या इसमें हमें कोई एरर मिलेगा, कभी एरर नहीं मिलेगा, इसलिए मतलब ऐसा नहीं कभी नहीं होता, पर इस सेंटेंस में फिलहाल कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहां पे सिंपल पैसिव वॉइस में लिखा हुआ था सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। एक्चुअली वो होना चाहिए था विच आर सबमिटेड या विच वर सबमिटेड बाय द, पर विच वर अंडरस्टूड होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, लिखा है बाय द स्टूडेंट्स। अच्छा, ओवर द कोर्स ऑफ द सेमेस्टर, ओवर क्या है प्रीपोजिशन, द कोर्स उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, द सेमेस्टर उसका ऑब्जेक्ट है, कहीं हमें कोई एरर नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो आफ्टर से लेके सेमेस्टर तक था, इसका सेंटेंस में क्या काम था, ये बस टाइमिंग बता रहा था और तो कुछ काम नहीं था। ये एक एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा था कि एक समय बता रहा था कि प्रोफेसर ने रिमार्क कब दिया, जब उन्होंने सब कुछ रिव्यू कर लिया, सब कुछ उन्होंने देख लिया। इसका मतलब इसका सेंटेंस में और कोई रूल नहीं है, हम इसे हटा दे रहे हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था। आगे बढ़ेंगे। द प्रोफेसर आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द असाइनमेंट्स सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स ओवर द कोर्स ऑफ द सेमेस्टर रिमार्क्ड दैट, तो अब भैया सीधा सीधा खेल ये है कि द प्रोफेसर यहां लिखा है जो कि सब्जेक्ट है, और उसके बाद उसके लिए वर्ब आया है रिमार्क्ड। ये सब्जेक्ट था, ये उसका वर्ब है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे दैट लगा के कंजंक्शन क्या लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ द सबमिशंस, बहुत सारे सबमिशंस, ऑल्दो वेल रिटन एंड थॉरोली रिसर्च्ड, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, बहुत गंदा हो गया। देखना क्या लिखा हुआ है, उन्होंने रिमार्क किया, क्या रिमार्क किया कि मैनी ऑफ द सबमिशंस, बहुत सारे ऐसे सबमिशंस थे, although well written and thoroughly researched, अगेन ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। हम किसकी बात कर रहे हैं, अच्छा सोचना, जो लोग इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहे कि एडजेक्टिव क्लॉज मैं कैसे पकड़ रहा हूं, बहुत सिंपल है, सिर्फ दिमाग ठंडा रखो, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, लिखा हुआ कि जो बहुत अच्छे से लिखे हैं और बहुत थॉरोली रिसर्च किए हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे, कि हम प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे कि प्रोफेसर को बहुत अच्छे से लिखा गया, नहीं, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबमिशन के बारे में। प्रोफेसर ने यह कहा कि बहुत सारे सबमिशंस, हालांकि वो अच्छे से लिखे हुए थे और थॉरोली रिसर्च थे, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सबमिशंस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये पूरी की पूरी बात तो सबमिशंस के लिए। अच्छा, सबमिशंस एक नाउन था, अगर हमने इसके लिए कोई वर्ड यूज किया, लेट्स से सबमिशंस के लिए हम ब्यूटीफुल वर्ड बोलते हैं, तो फटाक से बोलते सर एडजेक्टिव है,
तो जैसे ब्यूटीफुल एक वर्ड उसको क्वालिफाई करने के लिए आया तो आपने बोला एडजेक्टिव है, तो एक पूरा का पूरा क्लॉज या कभी कभी पूरा का पूरा फ्रेज भी तो आ सकता है, वो भी तो काम तो सेम ही कर रहा है, तो है तो वो एडजेक्टिव ही। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है कि सबमिशंस हैं, हालांकि वो सबमिशंस बहुत अच्छे से लिखे हुए और बहुत थॉरली रिसर्च्ड है। फेल्स टू एड्रेस, इसका मतलब यह है कि ये भी एक एडजेक्टिव क्लॉज था, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, दैट मैनी ऑफ द सबमिशंस फेल्स टू एड्रेस। वापस आऊंगा, अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या बन रहा है, द प्रोफेसर रिमार्क्ड दैट मैनी ऑफ द सबमिशंस फेल्स टू एड्रेस। अब मेरी बात आगे बहुत ध्यान से सुनना। द प्रोफेसर यहां का सब्जेक्ट था, उसके लिए रिमार्क वर्ब आया था, दैट एक कंजंक्शन था, दूसरा क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ। मैनी ऑफ द सबमिशंस ये सब्जेक्ट है, फेल्स इस सब्जेक्ट का वर्ब है। इसका मतलब सिंपल सेंटेंस ये है कि द प्रोफेसर रिमार्क दैट मैनी ऑफ द सबमिशंस फेल्स। अब आप बताओ, रिमार्क्ड जब आप लिख रहे हो यहां पे, इसका मतलब जो वर्ब आप यूज कर रहे हो वो पास्ट टेंस का वर्ब है, तो जब आप फेल्स लिखोगे तो ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब कैसे होगा? ये पूरी की पूरी घटना तो एक ही है कि प्रोफेसर ने रिमार्क किया कि जो सबमिशन है वो एड्रेस नहीं कर रहे कॉन्सेप्ट्स को, जिसका मतलब यह है कि ये पूरी घटना सेम टाइमलाइन की है। अगर सेम टाइमलाइन की है तो फेल्स होगा या फेल्ड होगा? ऑब्वियसली यहां पे फेल्स के जगह पे फेल्ड होगा। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर कहीं कुछ डाउट है, मतलब ठीक से क्लियर नहीं हो पाया। चलो और क्लियर किए देता हूं। ये बता, ही सेड दैट ही इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? मैं आ रहा हूं एसएससी के लेवल पे, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आपके दिमाग में थोड़ा सा सर गलत है, क्या गलती है कि ये वाला सर इसका जो मेन क्लॉज था वो पास्ट टेंस में था, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा। इसका मतलब इज नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा। तो ये रूल छोटे वाले सवाल में लगेगा तो बड़े वाले सवाल में ये रूल नहीं लगेगा। रूल तो वही है ना भाई, जैसे आपने यहां बोला सेड, वैसे यहां पे लिखा है रिमार्क्ड, तो यहां पे इज को वॉज किया, तो यहां पे भी फेल्स को फेल्ड करो। एज सिंपल एज दैट। ये जो बाकी की बातें थी, ये सारी बातें तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखी हुई थी ना, यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक। बाकी चीजें तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब एरर कहां पर होगा? फेल्स नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होना चाहिए? फेल्ड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है द न्यू गवर्नमेंट स्कीम विच प्रोमिसेस टू रिवॉल्यूशनाइज। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। लिखा है द न्यू गवर्नमेंट स्कीम, सब्जेक्ट क्या है यहां पे? स्कीम। विच प्रोमिसेस, अच्छा देखो फिर से विच जैसे आया, विच जैसे आया, क्या आपके दिमाग में वो वाली बात आई कि विच हो, हु हो, दैट हो? तो ये एक रिलेटिव क्लॉज होता है जिसका काम बस किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का होता है। तो लिखा है विच प्रोमिसेस, ये विच का वर्ब कौन है? प्रोमिसेस। विच का एंटीसीडेंट कौन है? स्कीम। इसका मतलब प्रोमिसेस किसके लिए आ रहा था? स्कीम के लिए। क्या स्कीम सिंगुलर है? बिल्कुल स्कीम सिंगुलर है। अगर स्कीम सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? V5 लगेगा। देखो प्रोमिसेस लिखा हो V5, यहां कोई एरर नहीं है। 2 के बाद V1 होता है। विच प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द बजट एलोकेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट आर एक्सपेक्टेड। कितना बेहतरीन सवाल है। देखो यहां से लेकर यहां तक सारी बातें बकवास है। क्यों? क्योंकि फिर से वही चीज है कि इसमें एक रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं है। लिखा है द गवर्नमेंट स्कीम विच प्रोमिसेस टू रिवॉल्यूशनाइज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बाय इंक्रीजिंग द बजट एलोकेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये बात किसके लिए थी? स्कीम के लिए थी। कौन से स्कीम की बात कर रहे हो? जिस स्कीम में यह वादा किया गया है कि वो पब्लिक हेल्थ केयर में आंदोलन लेके आएगी। कैसे लेके आएगी? बजट एलोकेशन बढ़ेगा, नए एडवांसमेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सब स्कीम की ही तारीफ के लिए यूज किया जा रहा है। इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है, एक रिलेटिव क्लॉज है, वहां पे हमें एरर नहीं मिल रहा। राइट? देख लेते हैं, मेरी बात पे यकीन मत करो, देख लो एरर है कि नहीं। यहां पे मैंने क्या बोला था कि विच के बाद क्या लगेगा? V5 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्कीम सिंगुलर था। आगे देखो 2 के बाद V1 होता है, कोई एरर नहीं है। टू रिवोल्यूशनाइज द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बाय, बाय एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद जेरेंड आना चाहिए। देखो इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। द बजट एलोकेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग, फिर से यहां कॉमन किसको निकाला गया? बाय को कॉमन निकाल लिया गया है। बाय इंट्रोड्यूसिंग एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट नाउन है, मेडिकल इक्विपमेंट एक आपका कंपाउंड नाउन है, और एडवांस्ड उसका एडजेक्टिव है। कैसे इक्विपमेंट? एडवांस्ड इक्विपमेंट। मतलब यहां पे हमें कहीं कोई एरर नहीं मिल रहा है। पर मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या आप इस लेवल तक पहुंच पाए हो कि आप ये समझ पा रहे हो कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है तो उसका मेन क्लॉज से कुछ लेना देना नहीं है, मेन क्लॉज ये वाला है। क्या आप ये बात समझ पाए हैं?
अगर यहां तक आप पहुंच पाए तो समझ लेना कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इसका मतलब यह है, हमारा जो मेन सेंटेंस था वो क्या था, द न्यू गवर्नमेंट स्कीम आर एक्सपेक्टेड टू। बोलो एरर मिला कि नहीं मिला? अब बच्चों वाला एरर है, जब आप स्कीम बोल रहे हो जो कि सिंगुलर है तो आर एक्सपेक्टेड होगा कि इज एक्सपेक्टेड होगा? ऑब्वियसली इज एक्सपेक्टेड होगा, तो एरर इसमें यह है कि आर के जगह पे इज होना चाहिए। कितना आसान है अगर आप ठीक से सेंटेंस को समझ पाए तो। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। लिखा इन लाइट ऑफ द रीसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न मैनी कंपनीज हैव अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग वर्कफोर्स, curtailing unnecessary expenditures and focus exclusively on their core areas of operation to remain competitive in the market। लिखा है कि रिसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न जो है, मतलब जो इकोनॉमी नीचे ध्वस्त हो रही है, उसकी वजह से मैनी कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज ने स्ट्रिंजेंट कॉस्ट कटिंग मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है? तो बहुत स्ट्रिक्ट अपने जो मतलब कॉस्ट होता है ना, उसको कम करने की कोशिश की है, ठीक है? सो कॉस्ट कटिंग मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग मतलब जिसके अंदर क्या क्या है, रिड्यूसिंग वर्कफोर्स, वो स्टाफ कम कर रहे हैं, लोग कम कर रहे हैं। कर्टेल मतलब होता है कट डाउन, छोटा करना। कर्टेलिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, जो फालतू के खर्चे थे उनको कम कर रहे हैं। एंड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द कोर एरियाज ऑफ ऑपरेशन, और जो बिल्कुल जरूरी ऑपरेशन के एरियाज हैं उन पे फोकस कर रहे हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव रह पाए मार्केट में। ये इसका हिंदी मतलब था। अब मैं आ रहा हूं इसमें एरर कहां पर। लिखा है इन लाइट ऑफ द रीसेंट इकोनॉमिक डाउनटर्न। इन लाइट ऑफ एक फ्रेजल, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। इसका मतलब समझो मोटा मोटा कि एक प्रीपोजिशन है, इसके लिए एक हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखना यहाँ पे डाउनटर्न यहाँ का ऑब्जेक्ट था। कैसा डाउनटर्न था? इकोनॉमिक डाउनटर्न था। कब हुआ था? रिसेंट हुआ था, ठीक है? तो ये तो पूरा का पूरा सिर्फ एक प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है। यहां तो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। मैनी कंपनीज हैव, हमारा सब्जेक्ट कौन है भाई? कंपनीज है। उसके लिए कंपनीज चूंकि प्लूरल था तो हैव आना चाहिए था, बिल्कुल हैव आया है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हैज, हैव और हैड जो है ये अपने साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। तो क्या लिखा हुआ है? मैनी कंपनीज हैव अडॉप्टेड, बिल्कुल ठीक है। अडॉप्टेड व्हाट? अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट कॉस्ट कटिंग मेजर्स। क्या अडॉप्ट किया है? मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। कैसे मेजर्स हैं? कॉस्ट कटिंग है, ठीक है? क्या स्ट्रिक्ट है? बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। इसका मतलब दो एडजेक्टिव यूज किया गया था इसमें, एक कॉस्ट कटिंग एडजेक्टिव था और एक स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव था। किसके लिए? मेजर्स के लिए। यहां तक तो कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इंक्लूडिंग, जिसके अंदर क्या क्या है? सो लिखा है इंक्लूडिंग नंबर 1 रिड्यूसिंग वर्कफोर्स, ठीक है? कि ये क्या कर रहा है कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कम कर रहा है। इंक्लूडिंग कॉमन लिया गया है। पहला है रिड्यूसिंग वर्कफोर्स, दूसरा है कर्टेलिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, कि दूसरा क्या किया गया है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को कम किया गया है। उसके अलावा तीसरा, देखना एंड से जुड़ा हुआ है, तीसरा क्या किया गया है कि फोकस किया जा रहा है किस पे? कि जो कोर एरियाज हैं ऑपरेशन के, उनके ऊपर। आपको क्या इनमें कुछ एनोमलस दिख रहा है? कुछ आपको ऐसा अजीब सा लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है, चूंकि क्या अजीब है देखना। लिखा हुआ था इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग वर्कफोर्स, इसका मतलब ये वाला एक जेरेंड फ्रेज था जो कि किससे स्टार्ट हो रहा था? रिड्यूसिंग से स्टार्ट हो रहा था, आईएनजी वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा था। आगे लिखा हुआ था कर्टेलिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ये भी जेरेंड से स्टार्ट है, आईएनजी से स्टार्ट है, ठीक है? यहां लिखा हुआ है एंड फोकस एक्सक्लूसिवली, फोकस कहां से आ गया? ये तो वर्ब का पहला फॉर्म है। आप जब इन तीनों चीजों को इंक्लूडिंग के बाद लिख रहे हैं, जिसका मतलब इंक्लूडिंग को आपने कॉमन लिया कि इसके अंदर और क्या क्या है, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग वर्कफोर्स है, इसके अंदर कर्टेलिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, एंड फोकस एक्सक्लूसिवली। फोकस एक्सक्लूसिवली नहीं भाई, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली। थियरी ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि जब आप तीन चीजों को जोड़ रहे हो या दो चीजों को जोड़ रहे हो तो वो हमेशा सेम नेचर के होने चाहिए। जिसका मतलब यह है कि अगर यहां पे आपने जेरेंड यूज किया है, यहां पे आपने जेरेंड यूज किया, तो यहां पे मेन वर्ब थोड़ी यूज कर सकते हैं, V1 थोड़ी यूज कर सकते हैं, आपको जेरेंड ही लिखना पड़ेगा। जिसका मतलब यह है कि एक्चुअली एरर यह है कि फोकस नहीं होना चाहिए था, फोकसिंग होना चाहिए था, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन देयर कोर एरियाज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। मैं मानकर चल रहा हूं आपको समझ में आ रही है बात। Although the research paper presented by the team was thorough, लिखा हुआ है कि जबकि जो रिसर्च पेपर प्रेजेंटेड बाय द टीम, जो रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया गया था टीम के द्वारा, was thorough। थॉरो का मतलब होता है बिल्कुल आपने डीप रिसर्च किया है, ठीक है? डीप रिसर्च किया है, सो वो बिल्कुल थॉरो था, रिसर्च बिल्कुल थॉरो था। एंड सपोर्टेड, देखो यहां लिखा हुआ है was थॉरो, ध्यान देना, बहुत अच्छा चीज है। was थॉरो एंड क्या था? एंड was सपोर्टेड, क्योंकि पैसिव वॉइस में was सपोर्टेड। अब क्या है? यहां से was को कॉमन निकाल लिया गया, क्योंकि कॉमन निकाल लिया गया तो क्या लिखा गया? was थॉरो एंड सपोर्टेड। तो इस ये मत सोचने लगना कि सर ये सपोर्टेड का वर्ब कहां गया, वर्ब यही वाला है,
ठीक है, सिर्फ क्या किया गया, कॉमन निकाल लिया गया है कि वॉज थॉरो एंड सपोर्टेड, ठीक है, सपोर्टेड बाय व्हाट, सपोर्टेड बाय कॉन्क्रीट एविडेंस, कॉमा द पैनल कंक्लूडेड, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है, पैनल यहां का सब्जेक्ट था, कंक्लूडेड यहां का वर्ब है, दैट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी, दैट कंजंक्शन है, यहां से हमारा नया क्लॉज स्टार्ट हुआ, सम एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स यहां का सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, दिख रहा होगा आपको, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट स्टडी आ रहा है, नीडेड टू बी रिविजिटेड, सब्जेक्ट क्या था हमारा, एस्पेक्ट्स, उसके लिए वर्ब क्या आ रहा है, नीडेड, राइट, नीडेड क्या है, पास्ट टेंस में, दिख रहा होगा आपको, पास्ट टेंस में। अच्छा, ऊपर मैं बोलना भूल गया, यहां पे वॉज लिखा हुआ था, पास्ट टेंस में था, प्रेजेंटेड लिखा हुआ था, पास्ट टेंस में था, ठीक है, एक्चुअली प्रेजेंटेड, प्रेजेंट पास्ट कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे अंडरस्टूड था। सो ये क्या होगा, ये पास्ट टेंस में है, यहां पे देखना नीडेड लिखा हुआ है, पास्ट टेंस में है, लिखा दैट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी नीडेड टू बी रिविजिटेड एंड द डेटा, ये क्लॉज नंबर 3 है, ध्यान देंगे, अगर आप कंफ्यूज हो गए मैं फिर से समझा रहा हूं। द पैनल कंक्लूडेड, क्लॉज नंबर 1 था, दैट सम एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी नीडेड टू बी रिविजिटेड, ये क्लॉज नंबर 2 है, एंड द डेटा, क्लॉज नंबर 3 यहां से स्टार्ट हुआ है, जिसका सब्जेक्ट ये है, लिखा है नीड्स टू बी, जिसका वर्ब ये है। अब इतना जब मैं खोल के समझा रहा हूं तो आप समझ गए होगा मैं, मेरा इशारा किस तरफ है। जब आपने इधर वॉज लिखा जो कि पास्ट था, इधर नीडेड लिखा जो कि पास्ट था, तो फिर यहां नीड्स किस खुशी में लिखेंगे। दूसरा, जब आप डेटा पढ़ते हो तो आपको पता है कि डेटा अपने आप में प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, इसका सिंगुलर डेटम होता है जो कि सिंगुलर है। इसका मतलब यह है भाई साहब कि आप जब डेटा बोल रहे हो, आप अगर प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते तो भी एरर था कि नीड्स नहीं, नीड होना चाहिए था, पर हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे नहीं क्योंकि सेंटेंस का टोन पहले ही पास्ट सेट है, यहां भी वॉज है, यहां भी नीडेड है, तो हम क्या करेंगे, एरर क्या है कि नीड्स नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे नीडेड होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आसान सवाल है बाकी सवाल के कंपैरिजन में। अगला, इफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन सम मोर टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द अथॉरिटीज, अगर स्टूडेंट्स कुछ और वक्त देते कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटीज के द्वारा, द रिजल्ट्स माइट हैव बीन सिग्निफिकेंटली बेटर, जो परिणाम आए थे वो बहुत बेहतर हो सकते थे, कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक, ठीक है, कि कंसिडरिंग का मतलब यहां बिकॉज ऑफ के सेंस में है कि क्योंकि जो टॉपिक है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, और उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो लिखा हुआ इफ द स्टूडेंट्स हैड बीन गिवन मोर टाइम टू कंप्लीट, आपको दिख रहा होगा कि यहां पे इफ लिखा है और आगे चल के हैड लिखा है और फिर यहां चल के माइट हैव लिखा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है क्या ये? बिल्कुल ये इंडिकेट कर रहा है कंडीशनल सेंटेंस को, और टू बी प्रिसाइज कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 को। स्ट्रक्चर लिख दूं यहां पे, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, V3 होगा, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, V3 होगा, और आगे की बातें होंगी। मैंने ये पहले भी बोला है कि वेरिएशन के तौर पर यहां पे वुड हैव के जगह पे कोई भी मॉडल परफेक्ट लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कुड हैव ले सकते हैं, हम माइट हैव ले सकते हैं, हम शुड हैव ले सकते हैं, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे माइट हैव लिया गया है, इसको आप एरर मत मान लेना कि सर वुड हैव के जगह पे माइट हैव लिखा हुआ था, ये एरर नहीं है, ठीक है, वो ऐसा होता है, सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा बदलेगा बस। अब देखते हैं तो इसमें एरर है कहां पे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूरा पूरा मैच करता दिख रहा है मुझे, यहाँ पे हैड प्लस V3 होना चाहिए था, हैड प्लस V3 है, यहाँ पे माइट हैव प्लस V3 होना चाहिए था, माइट हैव प्लस V3 भी है, एरर है कहां पर? चलो शुरू से शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन मोर टाइम, अगर स्टूडेंट्स ने कुछ और वक्त दिया होता, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए किसी को टाइम देंगे या स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। आगे पढ़ो, लिखा बाय द ऑथोरिटीज। अब तो मेरा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स किसी को टाइम दे रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, जबकि होता उल्टा है, स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। किसके द्वारा दिया जा रहा है वो भी लिख दिया गया, बाय प्लस एजेंट का यूज आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, बाय द ऑथोरिटीज। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। पैसिव वॉइस आज की वीडियो में मैंने बताया, पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा, उसके ऊपर काम हो रहा है। सब्जेक्ट कौन था? स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्ब क्या था? एक्शन क्या था? यहाँ पे काम देने का गिवन। तो स्टूडेंट्स किसी को टाइम दे रहा है या स्टूडेंट्स को टाइम दिया जा रहा है? ऑब्वियसली अभी मैंने एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स को टाइम दिया जा रहा है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। पैसिव वॉइस हम लोग कब बोलते हैं किसी भी सेंटेंस को? जब उसमें बी का फॉर्म हो और वर्ब का तीसरा फॉर्म हो।
इस सेंटेंस में बी का फॉर्म कैसे लगा सकते हैं? क्या लिखा हुआ था? हैड गिवन, गलत होगा, कैसे चेंज करेंगे? हैड बिन गिवन। तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स हैड बीन गिवन मोर टाइम, आंसर है हैड गिवन की जगह पे हैड बीन गिवन होना चाहिए था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विच वाज अटेंडेड बाय eminent scientists and researchers from various countries was aimed to address the challenges posed by climate change and find sustainable solutions for the future। लिखा है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यहां का सब्जेक्ट है कॉन्फ्रेंस, विच वाज अटेंडेड, आपको दिख रहा होगा फिर से यहां पे एक रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल हुआ है। विच किसके लिए आता है? विच आता है निर्जीव चीजों के लिए, इसका मतलब किसके लिए आ रहा है? कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा है। अच्छा, वाज अटेंडेड, वाज अटेंडेड कॉन्सेप्ट है तो समझा रहा हूं। ये कौन से वॉइस में है भाई? पैसिव वॉइस में। मुझे कैसे पता चला? बार बार बोल रहा हूं, बी प्लस V3 हमेशा पैसिव होता है, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा बी का फॉर्म पास्ट फॉर्म वाज लिखा हुआ है, उसके बाद V3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब मैंने ये समझा कि पैसिव वॉइस में था। पैसिव वॉइस में होने का ये मतलब है कि कॉन्फ्रेंस किसी को अटेंड नहीं किया करेगा, कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जाएगा। ऑब्वियसली दैट इज द सीन कि कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जा रहा है, तो सेंटेंस बिल्कुल पैसिव वॉइस में होगा। अब यहां पे वाज के जगह पे वर हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। क्यों? ये हेल्पिंग वर्ब का किसके लिए आ रहा है? विच के लिए आ रहा है। विच का एंटीसीडेंट कौन है? कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंगुलर यूज करेंगे। तो क्या होगा? वाज अटेंडेड बाय, किसके द्वारा? बाय एमिनेंट साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बहुत नामी गिरामी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। क्या आप ये बात समझ पाए कि विच से लेके कंट्रीज तक पूरा पूरा रिलेटिव क्लॉज था? इसका इस्तेमाल बस कॉन्फ्रेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए किया गया था। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या बचता है भाई? हमारा मेन सेंटेंस बचता है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एम्ड। अभी तक मुझे लगता है आज के वीडियो के बाद आप ये आसानी से कर लोगे कि एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है और हमारा मेन सेंटेंस कौन सा है। तो क्या है? द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एम्ड। फिर से बोलूंगा सेम बात, वाज एम्ड लिखा है यहां पर। वाज क्या है? बी का फॉर्म। एम्ड क्या है? V3। कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कुछ एम नहीं कर रहा, कॉन्फ्रेंस को एम किया जा रहा है, ठीक है। सो द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पर्पस बताने के लिए लिखा गया ऐसा कि द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एम्ड एट, राइट, एम्ड टू एड्रेस द चैलेंजेस। अभी मैंने आंसर बोल दिया। क्या लिखा हुआ है? एम्ड टू एड्रेस, एम्ड टू एड्रेस, ठीक है। आऊंगा आगे इस पे। लिखा है कि एम टू एड्रेस द चैलेंजेस। कौन से चैलेंजेस? फिर से देखो यहां पे एक पार्टिसिपल, एक एडजेक्टिव जो हमारा फ्रेज क्लॉज है वो यूज हुआ है, स्टार्ट हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चैलेंजेस। चैलेंजेस यहां का नाउन था। कौन से चैलेंजेस की बात कर रहे हैं? पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि उनको, इनका एम क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? कि एड्रेस करना चाह रहा था चैलेंजेस को। कौन से चैलेंजेस को? जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा पोज किया जा रहा है। जिसका मतलब ये वाला एक एडजेक्टिव क्लॉज है या पार्टिसिपल क्लॉज है, जो कौन से नाउन के लिए आए? चैलेंजेस के लिए आए। कैसा चैलेंज है? ऐसा चैलेंज जो कि पोज किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। एंड फाइंड अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर। कौन बच्चा बताएगा मुझे जल्दी से कि यहां पे फाइंड क्यों यूज किया गया है? फाइंड इसलिए यूज किया गया है, अगर आपका जवाब हाँ है तो अपनी पीठ थपथपा लेना। फाइंड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहां पे आपने टू को कॉमन निकाल लिया है। क्या आपको दिख रहा है? वाज एम्ड टू एड्रेस द चैलेंज। तो एक्चुअली सेंटेंस क्या रहा होगा? वाज एम्ड टू एड्रेस द चैलेंज एंड टू फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। वहां से टू को कॉमन निकाल लिया गया और टू के बाद हमेशा V1 लगता है, इसलिए यहां पे भी एड्रेस V1 में था और यहां पे भी फाइंड V1 में था। अगर आपका जवाब यही था जो मैंने अभी बोला तो अपनी पीठ थपथपा लेना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज एंड फाइंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर द फ्यूचर। यहां तक तो कोई एरर नहीं है, पर एरर मैंने ऑलरेडी वहां लिखा था। यहां क्या लिखा हुआ था कि एम्ड टू एड्रेस। जब मैं बोल रहा था तो मुझे तभी मेरे जुबान में अनइंटेंशनली आ गया, क्योंकि ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इसको एनओटी नोट डाल के लिखना। क्या नोट लिख के फिर से नोट लिख रहा हूं, देख रहे हो क्या होगा? एम्ड एट समथिंग, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस में यूज करते हो ना तो हमेशा एम्ड एट समथिंग होता है। यहां पे क्या लिखा हुआ था? एम्ड टू एड्रेस, गलत है। क्या होना चाहिए? एम्ड एट एड्रेस। सही की गलत? बिल्कुल गलत। क्यों गलत? एट क्या था? प्रीपोजिशन, इसके बाद जेरेंड होना चाहिए था। तो वर्ब क्यों यूज कर रहे हो? मेन वर्ब क्यों यूज कर रहे हो? जेरेंड यूज करो। क्या होगा? एड्रेसिंग, एम्ड एट एड्रेसिंग, ठीक है।
एरर ये था, एम्ड टू नहीं होगा, एम्ड एट होगा, एड्रेस नहीं होगा, एड्रेसिंग होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। लिखा है द चाइल्ड प्रोडिजी हु वाज barely 10 years old amazed the audience by solving complex mathematical problems and explaining the underlying theories despite of his limited formal education and lack of access to advanced study materials। लिखा हुआ है चाइल्ड प्रोडिजी। प्रोडिजी किसको कहते हैं? प्रोडिजी कहा जाता है ऐसे छोटे बच्चे को जिसमें सबको बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा हो, मतलब जो चाइल्ड बहुत टैलेंटेड होता है ना, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, उसको प्रोडिजी कहा जाता है। जैसे एक टाइम पे क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को प्रोडिजी मानते थे कि वो दूसरा सचिन होने वाला है, ठीक है, हो सकता है अभी भी हो जाए। तो प्रोडिजी का मतलब होता है कोई भी ऐसा बच्चा जिसको बड़े लोगों का ये मानना है कि बड़े होकर इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसको प्रोडिजी कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ था? चाइल्ड प्रोडिजी हु वाज barely 10 years old। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप अब ये बात समझने लगे हो। ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज था, जो हु मतलब हु किसके लिए आता है? इंसानों के लिए। तो हम बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चा जो है वो जब मुश्किल से 10 साल का था, तो ये वॉज किसके लिए आ रहा है? बच्चे के लिए आ रहा है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, ठीक है। सो द चाइल्ड प्रोडिजी हु वाज barely 10 years old, ये एक रिलेटिव क्लॉज था। आगे बढ़ेंगे, मेन सेंटेंस हमारा ये है, द चाइल्ड प्रोडिजी अमेज्ड द ऑडियंस। जो बच्चा था उसने ऑडियंस को अमेज कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अमेज्ड लिखा हुआ है, जो कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है, विच मीन्स हमारे सेंटेंस का जो टोन है वो पास्ट का है। अमेज द ऑडियंस बाय सॉल्विंग, बाय एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद जेरेंड आना चाहिए। तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ था बाय सॉल्विंग, बिल्कुल सही है, बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेनिंग। अब आप ये समझ गए होंगे कि बाय को कॉमन निकाला गया है, ठीक है, थियरी ऑफ पैरेललिज्म अगेन है यहाँ पे। बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेनिंग द अंडरलाइंग थियरीज, मतलब उसके अंदर जो थियरीज छुपे हुए हैं उनको, डिस्पाइट ऑफ हिज लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन। लिखा है डिस्पाइट ऑफ, हमें मिल गया एरर। ये वाला हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट आर इंटरचेंजेबल, और इसी चीज का एसएससी सवाल बनाती है। डिस्पाइट कभी भी अपने साथ ऑफ नहीं लेता, डिस्पाइट के जगह पे आप चाहो तो इन स्पाइट ऑफ लिख दो, या तो फिर आप डिस्पाइट को हटा के, सॉरी ऑफ को हटा के वहां कुछ मत लिखो, दोनों में से कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है। विच मीन्स बेसिकली रूल ये है कि डिस्पाइट अपने बाद ऑफ नहीं लेता, तो हम यहां से या तो ऑफ हटा सकते हैं या तो हम डिस्पाइट को चेंज करके इंस्पाइट बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ एक, ठीक है। एरर है यहां पर, उम्मीद करता हूं क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ेंगे। लिखा है द एथलीट वाज कॉन्फिडेंट दैट हिज रिगरस ट्रेनिंग एंड अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन कपल्ड विद द सपोर्ट ऑफ हिज कोचेस विल इनेबल हिम टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द अपकमिंग चैंपियनशिप। लिखा हुआ है कि जो एथलीट था वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, द एथलीट वाज कॉन्फिडेंट। देखना यहाँ पे वॉज कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं एडजेक्टिव है तो मेरी बात पे यकीन मत करो, बार बार बोलता हूं, फ्रेज बना लो, ही इज अ कॉन्फिडेंट मैन। मैं क्या कहता हूं? वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन। सो मैन क्या है? नाउन है। कॉन्फिडेंट क्या बता रहा है? इसकी कोई क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा। सो लिखा है द एथलीट वाज कॉन्फिडेंट, ये लिंकिंग वर्ब है। जिन बच्चों को लिंकिंग वर्ब नहीं पता या कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है, बता देता हूं, इज, एम, आर, वाज, वर सब लिंकिंग वर्ब हो सकता है। इसके बाद अगर आप कोई एक्शन ना लिखो, इसके बाद अगर आप कोई मेन वर्ब ना लिखो, उसकी जगह पे या तो आप नाउन लिख लो, प्लस नहीं, इंस्टेड ऑफ, या तो आप नाउन लिख लो या तो आप एडजेक्टिव लिख लो, तो समझ जाना लिंकिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ही इज ऑनेस्ट, यहां पे ये मेन वर्ब नहीं है, यहां पे ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा ना, मैं किसी को बोल रहा हूं कि वो बहुत ईमानदार है, इसका मतलब ये है कि ये तो एक एडजेक्टिव है। तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है ना, तो समझ जाना ये लिंकिंग वर्ब है। आसान भाषा में इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा, कोई नाउन या एडजेक्टिव आ रहा हो, तो समझ जाना कि वो एक लिंकिंग वर्ब है। तो क्या लिखा हुआ है? द एथलीट वाज कॉन्फिडेंट दैट हिज रिगरस ट्रेनिंग, सब्जेक्ट है, एंड अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन, ये दूसरा सब्जेक्ट है, कपल्ड विथ, ये तीसरा सब्जेक्ट है, द सपोर्ट ऑफ हिज कोचेस। देखो क्या कह रहा है कि एथलीट जो था बड़ा कॉन्फिडेंट था। क्या कॉन्फिडेंट था? दैट हिज रिगरस ट्रेनिंग, सब्जेक्ट नंबर 1, अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन, सब्जेक्ट नंबर 2, कपल्ड विथ मतलब अलॉन्ग विथ या विथ वाले सेंस में है, सब्जेक्ट नंबर 3, विल इनेबल, लिखा हुआ है विल इनेबल, ठीक है। अब देखो जिन बच्चों को ये सब चीजों में तकलीफ होती है, इसको ना बड़ा सिंपल तरीके से तोड़ लो। क्या करो? देखो आप हिज रिगरस ट्रेनिंग पढ़ने में आपको टफ लग रहा है, अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन, आप ये समझो ना कि यहाँ पे राम, श्याम और बलराम लिखा हुआ है। अब जब मैं बोलूंगा कि राम, श्याम और बलराम तीनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहां से लेके यहां तक पूरा पूरा सब्जेक्ट है, राम, श्याम और बलराम तीनों सब्जेक्ट है? तो बात तो वही हुआ। अब देखो आगे, उसके लिए वर्ब क्या यूज किया गया था? विल इनेबल। विल क्या है? एक मॉडल है, इसके साथ हमेशा बेस फॉर्म लगता है। इनेबल मतलब होता है टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग,
ठीक है, ये बेस फॉर्म है, किसी की मदद करना, किसी को लायक बनाना, उसको इनेबल कहते हैं, बेस फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। इनेबल हिम टू परफॉर्म, टू के बाद बेस फॉर्म होता है टू परफॉर्म हाउ, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, इन प्रेपोजिशन अपकमिंग चैंपियनशिप, चैंपियनशिप इसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है चैंपियनशिप। एरर कहां पर है? हमने तो पूरी राम कहानी कह दी, एरर नहीं मिला, मिलेगा एरर, मैं बता चुका हूं। देखो क्या लिखा था, द एथलीट वॉज कॉन्फिडेंट, इसका मतलब अगर हम इसमें वॉज को पकड़े तो ये पास्ट का टोन है कि नहीं, सेंटेंस पास्ट में है कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद इतनी लंबी चीजें लिखी हुई थी, पर है तो ये पूरा सब्जेक्ट है ना, तो इसको केवल सब्जेक्ट मानो ना, मान लिया सब्जेक्ट। आगे देखो, एक हमें दो क्लॉज लिखा है, पहला वाला क्लॉज पास्ट टेंस में, दूसरा वाला क्लॉज देख रहे हैं कौन सा टेंस में लिखा है, विल इनेबल। तो बताओ विल वुड में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप जब इसको पास्ट टेंस में लिख रहे हो तो ये वाला भी तो पास्ट टेंस में होगा, तो अगर ये वाला भी पास्ट टेंस में होगा तो विल कैसे लिखोगे? विल के जगह पे वुड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की देर है। इसका मतलब एरर ये है कि विल नहीं होगा, वुड होगा। आप अगर इसको पास्ट में रख रहे हो तो इसको भी पास्ट में रखो, आंसर होगा वुड इनेबल। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा है द ऑथर ऑफ द बुक विच हैज रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर इट्स ग्रिपिंग नैरेटिव एंड विविड डिस्क्रिप्शन seem to have drawn inspiration from real life events that occurred during the 19th century। बहुत आसान सवाल है। लिखा है द ऑथर ऑफ द बुक विच हैज रिसीव्ड, अगेन आपको दिख रहा होगा ये रिलेटिव क्लॉज है, विच हैज रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम फॉर इट्स ग्रिपिंग नैरेटिव एंड विविड डिस्क्रिप्शंस। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज है। विच किसके लिए आ रहा है? निर्जीव चीज के लिए, बुक के लिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बुक सिंगुलर है तो इसके लिए हैज आया, हैज के बाद हमेशा V3 आता है तो रिसीव्ड आया, यहां तक कोई एरर नहीं है। अच्छा, क्या कह रहा है कि ऑथर ऑफ द बुक, कौन सी किताब? जिस किताब को क्रिटिकल अक्लेम मिला है, विच हैज रिसीव्ड क्रिटिकल अक्लेम, किसके लिए मिला है? फॉर प्रीपोजिशन इट्स ग्रिपिंग नैरेटिव, एकदम ऐसा नैरेटिव है जो रोक के रख ले आपको, तो फॉर प्रीपोजिशन था, नैरेटिव उसका ऑब्जेक्ट था, एंड विविड, विविड मतलब होता है क्लियर, डिस्क्रिप्शंस, फॉर अगेन प्रीपोजिशन, उसका एक और ऑब्जेक्ट कौन सा? डिस्क्रिप्शन। तो यहां तक तो हमें कोई एरर नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है सीम टू हैव, इसका मतलब हमारा सेंटेंस सिंपल क्या था? हमारा सेंटेंस सिंपली था द ऑथर of the book seem to have, यही है ना। अच्छा, seem to have के बाद V3 लगता है तो लिखा हुआ है drawn, to have, to के बाद V1 लगता है तो लिखा हुआ है have, to have drawn inspiration from preposition real life events, ये क्या होगा? रियल लाइफ इवेंट्स, इवेंट्स यहां का ऑब्जेक्ट होगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट। दैट ऑकर्ड, फिर से देखो एक रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ यहां पे, दैट ऑकर्ड, जो हुए थे, कौन सी घटनाओं के बारे में बात की जा रही है। आप इवेंट्स नाउन के लिए रिलेटिव क्लॉज ला रहे हो कि वैसी घटनाएं जो कि 19वीं शताब्दी में हुई थी, इवेंट्स दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये जो दैट ऑकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ये रिलेटिव क्लॉज है। आप पूछोगे कि रिलेटिव क्लॉज कौन से वर्ड के लिए आया? इवेंट्स के लिए आया। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब ये भी देख लेते हैं इसमें एरर कहां पर है। लिखा हुआ है द ऑथर ऑफ द बुक सीम टू हैव, बहुत सिंपल। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हमारा सब्जेक्ट कौन बन सकता है? ऑथर बन सकता है। ऑथर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो जो वर्ब हम इसके लिए लिख रहे हैं, कौन सा वर्ब? सीम, ये उसके साथ सिमेट्री में होना चाहिए, अग्रीमेंट में होना चाहिए। अच्छा, ऑथर बोल रहे हैं तब तो ये सिंगुलर है ना, तो जो वर्ब यूज करेंगे वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या लिखा था? सीम, सीम होगा भाई साहब की सीम्स होगा। आपको तो वर्ब का 5वां फॉर्म चाहिए, ये तो वर्ब का पहला फॉर्म है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, जबकि आपका सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था, तो सीम नहीं होगा, उसके जगह पे क्या होना चाहिए? सीम्स होना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे 3 सवाल हम कर चुके हैं। अब अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन में गलत करके आओगे तो बहुत पिटने वाली बात हो जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडस्ट्रियलिस्ट donated a significant portion of his wealth to various charitable organizations and initiatives with an aim of improving the लिविंग कंडीशंस इन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज। लिखा है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट, यहां का सब्जेक्ट है, डोनेटेड वर्ब है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, मतलब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। द इंडस्ट्रियलिस्ट डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन हिज वेल्थ, ऑब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन वेरियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्जेक्ट है, मतलब ये टू प्रीपोजिशन था, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन था, वेल्थ उसका ऑब्जेक्ट है, एंड इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इनिशिएटिव्स, मतलब ये टू प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्होंने दिए हैं और इनिशिएटिव्स को भी दिए हैं, विथ एन एम ऑफ इंप्रूविंग, उनका ये मकसद है कि वो इंप्रूव कर पाए। क्या इंप्रूव कर पाए? द लिविंग कंडीशंस, इंप्रूविंग का ऑब्जेक्ट है, इन प्रीपोजिशन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज उसका ऑब्जेक्ट है, अंडर प्रिविलेज्ड यहां पे एडजेक्टिव था। लिखा है कि विथ एन एम ऑफ इंप्रूविंग, फिर से नोट डालना कॉपी पे और लिखना, इंप्रूविंग
नोट डाल के लिखना, किसी चीज को करने के मकसद से अगर आप ये फ्रेज इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसका सही फॉर्म होता है विथ एन एम टू इंप्रूव। विथ एन एम टू एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसका मतलब होता है इस कारणवश या ड्यू टू दिस, उसको विथ एन एम टू बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे इसके बाद हमेशा V1 लगता है। सो सही फॉर्म ये होगा विथ एन एम टू इंप्रूव। ये नहीं पता होगा अगर आपको तो नोट डाल के लिख लेना, विथ एन एम टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशंस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। लिखा है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी आफ्टर थॉरो एनालाइजिंग the reports and consulting the experts has suggested that the project must be postponed until all necessary approvals are obtained। लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, सब्जेक्ट कौन है, चेयरमैन ऑफ क्या था, प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, कमिटी। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी आफ्टर प्रीपोजिशन थॉरो एनालाइजिंग, एनालाइजिंग क्या है यहाँ का, जेरेंड है, ठीक है। थॉरो क्या है, एडजेक्टिव है। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत मानो, फिर से लिख के देखो। मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने बड़ी थॉरो रिसर्च करी है, ठीक है। थॉरो रिसर्च, रिसर्च क्या है, नाउन है, तो थॉरो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव। थॉरो एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स, ऑब्जेक्ट है एनालाइजिंग का, एंड कंसल्टिंग आफ्टर प्रीपोजिशन के लिए दो दो जेरेंड आए हैं, एक है एनालाइजिंग और दूसरा है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग हुम, कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स। हैज सजेस्टेड, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ये वाला सिर्फ टाइम बता रहा था कि जो चेयरमैन है कमिटी के उन्होंने सजेस्ट किया है, कब सजेस्ट किया है, एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट्स को और एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने के बाद, जिसका मतलब है ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम इसलिए क्योंकि ये बता रहा है कि कब ऐसा किया गया, ठीक है, पर अपने आप में वो क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है। लिखा है कि हैज सजेस्टेड। अब अगर मैं ये टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है ना कि सर आप क्या एडवर्बियल क्लॉज बोल रहे हो, तो मैं फिर से बोलूंगा कि ये एडवांस्ड लेवल के का वीडियो है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। बिगिनर्स के लिए मैंने और भी कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं आगे। मैं एमटीएस के सारे एरर्स कराने वाला हूँ, स्टेनोग्राफर के एरर्स कराने वाला हूँ, तो आगे और वीडियोस आएंगे जो बिगिनर्स के लिए होंगे। ये अभी एडवांस्ड का लेवल चल रहा है मार्क्स बूस्टर सीरीज के नाम से, मैं उसी में ये वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर थॉरो एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स एंड कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स हैज सजेस्टेड। अच्छा, हैज के बाद V3 लगता है, सब्जेक्ट क्या था, चेयरमैन, चेयरमैन सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसके बाद V3 होगा, बिल्कुल लगेगा। हैज सजेस्टेड दैट द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट है, मस्ट बी पोस्टपोन। ये पैसिव वॉइस में है, क्यों पैसिव वॉइस में, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी को पोस्टपोन नहीं करेगा, प्रोजेक्ट को पोस्टपोन किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, मस्ट बी पोस्टपोन अंटिल, कब तक, जब तक ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स आर ऑब्टेन्ड, जब तक सारे अप्रूवल्स ना मिल जाएं। फिर से देखिएगा आर ऑब्टेन्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पैसिव वॉइस में है, बी प्लस V3 का फॉर्म है, क्योंकि अप्रूवल कुछ ऑब्टेन नहीं करेगा, अप्रूवल को ऑब्टेन किया जाएगा, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में था। अब हमने पूरे सेंटेंस को तोड़ लिया अलग अलग पार्ट में। अब ये देखते हैं इसमें एरर कहां पर था। देखो, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज सजेस्टेड दैट द प्रोजेक्ट मस्ट बी पोस्टपोन, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। अंटिल ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स आर ऑब्टेन्ड, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। तो एरर है कहां पे, लिखा था कि आफ्टर थॉरो एनालाइजिंग, समझना बात को, एनालाइजिंग क्या है, जेरेंड है। अब अगर मैं जेरेंड का फीचर आपको बताऊं, जिन बच्चों को नहीं पता, ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है। चूंकि ये वर्ब भी होता है, आप जब इसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करते हो ना, तो वो हमेशा अपने साथ एडवर्ब लेता है, ठीक है, समझाता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ही वॉज लॉस्ट इन डांसिंग, ही वॉज लॉस्ट इन डांसिंग, ज्यादा टफ वर्ड हो जाएगा, रिदमिकली आसान वर्ड ले लेता हूं। ही वॉज लॉस्ट इन डांसिंग ब्यूटीफुल। क्या ये सेंटेंस सही है, लिखा ही वॉज लॉस्ट, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, इन प्रेपोजिशन है, उसके लिए जेरेंड डांसिंग आया है। ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, क्योंकि ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए आता है। क्या इस सेंटेंस में हमें ही के लिए चाहिए, नहीं, हम शायद डांसिंग के लिए कोई मॉडिफायर लगाना चाह रहे हैं कि वो कैसे डांस करने में बिजी है, वो खूबसूरती से डांस करने में बिजी है। इसका मतलब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये डांसिंग का मैनर बता रहा है ना, ये तरीका बता रहा है ना कि वो कैसे डांस कर रहे हैं। अच्छा, जब को हम लोग किसी वर्ड को इस्तेमाल करके किसी एक्शन का तरीका बताते हैं, तो ये तो हमेशा एडवर्ब होता है, जिसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है, कि ही वाज डांसिंग ब्यूटीफुली, ही इज वर्किंग ऑनेस्टली, तो ये सारे मैनर है, तरीके हैं।
जो एडवर्ब का बताने का काम है। किसका बताने का काम है? एडवर्ब का बताने का काम है। अब जरा आ जाओ वापस सवाल पे। क्या लिखा हुआ था? द चेयरमैन ऑफ द कमिटी आफ्टर थॉरो एनालाइजिंग। एनालाइजिंग एक काम है, कैसे किया जा रहा है? बहुत ही डीप जाके किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो एनालाइजिंग प्रोसेस है, इसका ये मैनर बता रहा है ना कि कैसे एनालाइज करेंगे भाई, थॉरो करेंगे। अच्छा, मैनर बता रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब होना चाहिए, तभी तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करेंगे। अगर ये एडवर्ब होना चाहिए तो थॉरो कब से एडवर्ब होने लगा? एडवर्ब बनाने का तरीका हमें पता है ना, क्या यूज करते हैं? थॉरोली। तो एरर इसमें यह है कि द चेयरमैन ऑफ द कमिटी आफ्टर थॉरोली एनालाइजिंग, नॉट थॉरो एनालाइजिंग। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया है। टफ सवाल है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 14, unless the authorities take immediate action to control the spread of misinformation on social media platforms, the problem is likely to worsen and create severe societal divisions. लिखा हुआ है कि unless the authorities take immediate action, जब तक या अगर authorities immediate action नहीं लेंगे, authorities यहाँ का सब्जेक्ट है, take वर्ब का पहला फॉर्म है, पहला फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्लूरल है, तो ये प्लूरल होगा। लिखा हुआ है unless the authorities take immediate action to control, टू के बाद V1 है, बिल्कुल ठीक है। क्या कंट्रोल करेंगे? द स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन जो फैल रहा है कहां पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऑन प्रेपोजिशन, ये प्लेटफॉर्म्स उसका ऑब्जेक्ट, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, अगला कॉमा के बाद दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है, इज लाइकली टू वर्सन, जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा खराब होगा, बिल्कुल ठीक है। एंड क्रिएट, टू के बाद देखना, टू के बाद वर्सन लिखा हुआ था और टू के बाद ही क्रिएट लिखा हुआ था, इसको हमने एंड से जोड़ा था, ये टू को कॉमन निकाल लिया गया। यहां पे ये जो क्रिएट है ये इसी का V1 वाला पार्ट है, इस जगह कंफ्यूज मत हो जाना। टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? सेवरल सोसाइटल डिविजन्स। अब हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया, तो ये भी देख लेते हैं इसमें एरर कहां पर है। तो भैया एरर ये है, बहुत सिंपल एरर लिखा, अनलेस द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशंस। ऐसे क्वेश्चंस मैंने 2 या 3 बार आपको बताए थे, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर होती है, जिसका मतलब है साधारण भाषा में आप इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते। तो अगर आप इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते तो मिस इंफॉर्मेशन का मिस इंफॉर्मेशंस कैसे करेंगे? जिसका मतलब यह है कि इसमें एरर यह है कि मिस इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इसके जगह पे मिस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट? एरर है इस जगह पे। उम्मीद करता हूं क्लियर है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, लगेज है, बैगेज है, न्यूज है, कैटल है, जिनके आगे एस या ईएस नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट सवाल। इसके पहले फिर से वही गुहार सबसे, अगर आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा है और मैं आपको कुछ सिखा पाया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपसे मैं बिल्कुल पैसे नहीं मांग रहा, ठीक है? इस लेवल का कंटेंट जो शायद विद ड्यू रिस्पेक्ट पेड बैचेस में भी नहीं होता बहुत जगह पे, मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करता हूं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको देख के लग रहा होगा क्वेश्चन का लेवल, कि क्वेश्चन का लेवल यहाँ तक लाने में ऐसा नहीं होता कि मैंने कि कोई बुक उठाया या कोई प्रीवियस ईयर उठाया और क्वेश्चन आपके यहाँ लाके आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे हाथ से क्रिएटेड क्वेश्चंस हैं, विच मीन्स इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मैं ये सब कुछ डिसाइड करता हूँ। उसके बाद मुझे थॉरोली हर क्वेश्चन को चेक करना पड़ता है, प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है कि कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा ना हो जहां आपको डाउट रह जाए, ठीक है? तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो लाने में। आपको देखने में लगता होगा 10, 12, 15, 20, 25 क्वेश्चन हैं, पर मेरे लिए ये पूरे एक दिन की मेहनत होती है। पूरे एक दिन मतलब मैं बोल रहा हूँ 7-8 घंटे की मेहनत होती है, ठीक है? तो इतनी मेहनत मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आप भी मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो उसको और स्प्रेड करेगा। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट ड्रॉप करना। पहला तो ये कि 15 में से कितने करेक्ट किए, जो बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। तीसरा और सबसे जरूरी, कम से कम जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जिन दोस्तों के बीच रहते हो, जिन व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में हो, वहां पे इसका लिंक जरूर भेज देना। अगर ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट होगी कि सब लोग एक लेवल पे रहेंगे, सब लोग साथ मिलकर मेहनत करेंगे और बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आप उसको इस मकसद से भी सोच सकते हो, जो चैनल का ग्रोथ है वो तो अपनी जगह पर वो हो ही रहा है भगवान और आपकी दुआ से, पर उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि सब लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे, ठीक है? तो शेयर जरूर करना, ओके?
वापस आ रहा हूं 15 नंबर पे। बिना शेयर किए जाओगे अगर, देख लेना क्या होगा उसके बाद, तुम्हारा फोन खो जाएगा, कैसे जियोगे बिना फोन के। देखो 15 नंबर लिखा, द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट एनी वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड वुड रिजल्ट इनटू लीगल कंसेक्वेंसेस एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज। देखो लिखा हुआ द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेटेड, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का क्या है, सब्जेक्ट है, स्टेटेड यहाँ का वर्ब है, क्लियरली एडवर्ब है। देखो फिर से मैनर बता रहा है ना, स्टेट मतलब होता है कुछ जाहिर करना, तो कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ जाहिर किया और बिल्कुल साफ तरीके से जाहिर किया, तो क्लियरली मैनर बता रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेटेड दैट कंजंक्शन एनी वायलेशन ऑफ द टर्म्स, वायलेशन यहाँ का सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, सो क्या लिखा है, ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, अगेन टर्म्स पहला ऑब्जेक्ट है, कंडीशंस दूसरा ऑब्जेक्ट है, बाय द पार्टीज, बाय प्रीपोजिशन पार्टीज उसका ऑब्जेक्ट है, कौन से पार्टीज, जो इन्वॉल्वड है, पार्टीज इन्वॉल्वड वुड रिजल्ट, ठीक है। अब देखना यहां पे एनी वायलेशन यहां का सब्जेक्ट था, इसके लिए वर्ब क्या यूज किया गया था, वुड रिजल्ट, वुड रिजल्ट, वुड क्या है, मॉडल है, रिजल्ट क्या है, बेस फॉर्म है, यही होता है ना, सही फॉर्म तो यही है कि वुड रिजल्ट इनटू लीगल कंसेक्वेंसेस, कंसेक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, जिसको हम रिजल्ट्स बोलते हैं, इसी को रेपरकशंस भी कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि वुड रिजल्ट इनटू लीगल कंसेक्वेंसेस एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज, इनटू प्रीपोजिशन था, उसके दो ऑब्जेक्ट थे, एक था कंसेक्वेंसेस दूसरा था पेनल्टीज। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो हिंदी मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली बोला गया कि अगर कोई वायलेशन होगा टर्म्स एंड कंडीशंस का किसी भी पार्टी के द्वारा जो इन्वॉल्व है, इसका परिणाम यह होगा कि इसके लीगल कंसेक्वेंसेस होंगे और साथ ही साथ में फाइनेंशियल पेनल्टीज भी होंगी, मतलब पैसे से भी उनको दंड मिलेगा, साथ ही साथ में न्यायिक तौर पर भी इसके कई सारे परिणाम निकल कर आएंगे। तो लिखा हुआ है बाय द पार्टीज इन्वॉल्व वुड रिजल्ट इनटू, नोट करना, एनओटी नोट डाल के लिखना, किसी चीज के परिणाम आने को वुड रिजल्ट इन कहा जाता है, वुड रिजल्ट इनटू नहीं। फॉर एग्जाम्पल योर एक्शंस वुड रिजल्ट इन हायर कंसेक्वेंसेस, तुम्हारे जो एक्शन है उसका परिणाम बहुत बड़े लेवल पे मतलब खराब रिजल्ट आ सकता है। सो वुड रिजल्ट इन होता है, वुड रिजल्ट इनटू नहीं। ये फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल था। उम्मीद करता हूं ये 15 के 15 सवाल मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। नो डाउट लेवल बहुत ऊपर था, नो डाउट ये बहुत एडवांस सवाल था, पर मैं फिर भी जानता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका लेवल ये है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका लेवल ये वीडियोस देख देख के आ गया है, और 15 में से आपने 90% करेक्ट किए होंगे। मैं चाहता हूं वैसे बच्चे जरूर कमेंट करें जिन्होंने 90% करेक्ट किया, मतलब लगभग 13 सवाल करेक्ट किए, ठीक है। उसके साथ साथ वैसे बच्चे कमेंट करना जिनका स्कोर 5 से ऊपर रहा है। इसमें अगर 5 भी लेके आ रहे हो तो अच्छी तैयारी, ठीक है। सो मैं किसी को डिसर्टेन नहीं कर रहा, 5 से भी ऊपर इसमें अच्छी है तैयारी, पर बताना कि 15 में से कितने करेक्ट किए, ठीक है। साथ ही साथ में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, और एक लाइक करते जाना, और कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा आपके रिव्यूज का, कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा समझ में आ रहा है, ये सारी बातें जरूर लिखना कमेंट में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।